हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री पूरी तरह से हिंदी मीडियम में। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं 12th की केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे और एक चीज़ और आप लोग को क्लियर पहले हम कर दें कि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका पूरा चैप्टर का इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। पूरा चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं और पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट होंगे इस चैनल पर। तो प्रत्येक दिन एक एक घंटे का जो क्लास होगा उस क्लास का पूरा वीडियो आपके पास जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री। तो देखिए चलिए ध्यान देंगे 12th की जो केमिस्ट्री है तो उसमें पढ़ना क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि केमिस्ट्री है क्या। ऐसे तो कोई भाषा हम जानते ही होंगे पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि केमिस्ट्री यानी जो रसायन शास्त्र है वो है क्या। आखिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में देखेंगे कि आखिर जो रसायन शास्त्र है इसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखिए रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए रसायन शास्त्र हम लोगों को पता है कि पूरी तरह से पदार्थ पर डिपेंडेंट है, यानी मैटर पर डिपेंडेंट है। पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, पदार्थ पर। तो चलिए देखेंगे पदार्थ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो आखिर किसके बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में तो पदार्थ के बारे में। तो अब इतना ही कह देना तो पूरा कंप्लीट ना होगा कि केमिस्ट्री किसको कहेंगे। तो कह सकते हैं कि पदार्थ के बारे में जिस विषय में पढ़ते हैं, यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं उसी को केमिस्ट्री कह देंगे, यही कह सकते हैं ना। लेकिन एक चीज और थोड़ा ध्यान देना है कि पदार्थ के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा परिभाषा। उसके बाद अगर बात करें तो पदार्थों के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और भी अन्य काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, यानी रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी परिभाषा में को क्लियर हो गया कि रसायन शास्त्र क्या है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें रसायन शास्त्र की तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की संरचना विज्ञान की वैसी शाखा, इस प्रकार से हम लिखेंगे कि विज्ञान की, इस प्रकार से लिखेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के संरचना, पदार्थ के संरचना एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में, अध्ययन, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह रसायन शास्त्र कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, रसायन शास्त्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। रसायन शास्त्र किसको कहेंगे, तो रसायन शास्त्र में देख लीजिए, तो रसायन शास्त्र किसको कहेंगे, तो देखिए विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ के संरचना एवं उनके बीच
होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, और भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ की संरचना एवं मुख्यतः अगर देखें तो अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह रसायन शास्त्र कहलाता है। तो चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अब आगे अगर हम बात कर लें तो रसायन शास्त्र के पिता किनको कहा जाता है, तो हम बता दें कि रसायन शास्त्र के पिता, तो रसायन शास्त्र के पिता, शास्त्र के पिता लेबोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर को कहा जाता है, लेबोजियर को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि रसायन शास्त्र के पिता को कहा जाता है, लेबोजियर को कहा जाता है। तो चलिए अब देखिए आगे आगे हम लोग ध्यान देंगे जरा सा कि इतना तो क्लियर हो गया। अब बात रही कि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसको कितने भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, तो अब उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि 12th की जो केमिस्ट्री है उसको कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि 12th की जो केमिस्ट्री है, 12th के केमिस्ट्री को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, मुख्यतः 3 भाग कौन कौन है जो तीनों भाग में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में 3 भाग, एक कहलाता है आपको एक कहलाता है भौतिक रसायन, एक है क्या भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और आगे बात करें हम लोग तो तीसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है कार्बनिक रसायन। चलिए अब ध्यान दीजिए, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, यही 3 भाग में बांट करके हम लोग 12th के पूरे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अब सवाल आती है कि सर किस भाग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th क्लास, सॉरी 12th क्लास में, यानी केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक रसायन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि अकार्बनिक रसायन से कि कार्बनिक रसायन से। तो आपको हम बता दें कि भौतिक रसायन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th क्लास में, उसके बाद फिर आता है अकार्बनिक रसायन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये दोनों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा, और कार्बनिक रसायन से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th क्लास में। तो चलिए अब देखते हैं आगे। पहले इसको ये जान लीजिए कि भौतिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो होता है भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अकार्बनिक रसायन को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन को क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देंगे कि जो भौतिक रसायन है, यानी भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ये जो है आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत 12th में कौन कौन चैप्टर आते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भौतिक रसायन जो चैप्टर आता है 12th की अगर बात करें विषय सूची की, इसको अलग कर लेते हैं और विषय सूची अलग बता देते हैं, क्योंकि ऐसे दिक्कत होगा थोड़ा सा लिखने में पूरा अट नहीं पाएगा शायद। तो चलिए देखिए हम इसको पूरा अलग कर लेते हैं। तो देखिए देख लेते हैं 12th क्लास में जो केमिस्ट्री है
विषय सूची को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा जो चैप्टर है वह किस में पढ़ना है, ऑर्गेनिक में कौन पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में कौन पढ़ना है और फिजिकल में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहले फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, ठोस अवस्था। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है यानी दूसरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं विलयन। दूसरा चैप्टर क्या है, विलयन। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि दूसरा चैप्टर आपको, पहला चैप्टर ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर विलयन और तीसरा चैप्टर की अगर बात कर लें हम लोग तो है वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर कौन सा है, वैद्युत रसायन। उसके बाद अगला अगर बात कर लें चौथा चैप्टर है तो चौथा चैप्टर आपका पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी और पांचवा चैप्टर जो है वह पृष्ठ रसायन। अगला चैप्टर चौथा रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो पांचवा चैप्टर आपका है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। चलिए इतना ही चैप्टर आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। आपको 5 चैप्टर जो पृष्ठ रसायन तक है ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 5 चैप्टर तक तो हो गया क्या, 5 चैप्टर तक आपको हो गया है क्या फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर हम लोग वहां तक देख चुके थे। उसके बाद छठा चैप्टर जो है वह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। छठा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। छठा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत तथा प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम जो पढ़ना है वह किसमें पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपको आ जाता है 7वां चैप्टर जो है पी ब्लॉक तत्व और 8वां चैप्टर जो है डी तथा ए ब्लॉक तत्व। 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। 7वां है चैप्टर पी ब्लॉक तत्व और 8वां चैप्टर आपको है पी डी तथा ए ब्लॉक तत्व, डी तथा ए ब्लॉक तत्व पढ़ना है। 8वां चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और 9वां चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक। 9वां चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ना किसमें, 9वां चैप्टर। क्लियर है? 9वां चैप्टर में क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक। बस यही 4 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग देख लिए फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को
जरा ध्यान देंगे। तो देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देख लीजिए अगला जो है, अगला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे इससे देखिए। चलिए देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग 9 जो चैप्टर देखेंगे, उन 9 चैप्टर जो है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक। 10वां चैप्टर जो है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्केन। देखिए 10वां चैप्टर जो है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्केन। उसके बाद अगर हम बात कर लें 11वां चैप्टर की बात कर लें तो 11वां चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर किसमें आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है एल्डिहाइड की धोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 12 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद 13 नंबर अगर देख ले चैप्टर तो 13 नंबर चैप्टर है एमीन और 14 नंबर चैप्टर है जैव अणु। 13 नंबर चैप्टर है एमीन और 14 नंबर चैप्टर है जैव अणु। उसके बाद 15 नंबर चैप्टर की बात कर लें तो 15 नंबर चैप्टर है बहुलक। 15 है बहुलक और 16 जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। 16 चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन चलिए ये तो क्लियर है यहाँ तक कि आपका सिलेबस क्या था, पढ़ना क्या है। आखिर 12th में जो पढ़ना है वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग 12th क्लास के विषय सूची यानी कि चैप्टर का डिस्कशन हम लोग पूरी तरह से कर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो ठोस अवस्था। पहला चैप्टर हम बताया था क्या, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था शुरू करने से पहले हम लोग इसके बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि बेसिक चीजें हैं क्या। तो देखिए पहले सोचने वाली बात है कि जो जब हम ठोस अवस्था शुरू कर रहे हैं तो यार कि ठोस है क्या, ये ठोस आया कहाँ से, ये क्या चीज था, तब तो हम इसको शुरू करेंगे। ऐसे ही शुरू कर लेंगे, पहले जानेंगे कि ठोस आया कहाँ से, क्या चीज है ठोस। तो देखिए ये जो ठोस जो आया है यह पदार्थ का पार्ट है, तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो देखिए पदार्थ का पार्ट है तो सबसे पहले पदार्थ को हम डिवाइड करते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए पदार्थ को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भौतिक संरचना के आधार पर और एक जो बांटेंगे वो बांटेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर एक भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे, एक रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे। तब समझ में आएगा कि आखिर ठोस आया कहां से। तो देखिए भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे तो इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग हो जाएंगे भौतिक संरचना के आधार पर। और रासायनिक संरचना के आधार पर बांट लें तो इसके लिए कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं।
ठीक है, तो पहले भौतिक संरचना के आधार पर देखते हैं। तो भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद हो जाएगा गैस। मतलब पदार्थ की भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों को हम लोग पदार्थ के अपरूप भी कहते हैं। इन तीनों को पदार्थ की अवस्था कहते हैं। इन तीनों को पदार्थ के अवस्था भी कहते हैं। इन तीनों को पदार्थ के क्या कहते हैं? अवस्था भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है कि पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। भौतिक संरचना का हम लोग बताते हैं। अब रासायनिक संरचना के आधार पर बात करें तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। तत्व, यौगिक और क्या होता है? मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए, तो यही जो देख रहे हैं आप ऊपर भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, तो यही जो ठोस आपको दिख रहा है, यही ठोस अवस्था के बारे में आपको 12th क्लास में जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है, यही ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए पहले हम लोग बारी बारी से सबका डिफिनेशन देख लेंगे कि आखिर ठोस है क्या, फिर द्रव है क्या, गैस है क्या, फिर तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। इन सभी की परिभाषा को जानेंगे तभी जाकर के हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। क्योंकि बेसिक अगर आपको मजबूत रहेगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए भौतिक संरचना के आधार पर अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को पहले हम डिफाइन करते हैं, यानी इसका परिभाषा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, तो पहला है ठोस को लेते हैं, देखेंगे ठोस। चलिए देखते हैं ठोस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। देखिए, तो ये जो ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है क्या? तो देखिए समझेंगे इसको, ठोस पदार्थ को। तो पदार्थ की वैसी अवस्था, यानी इसका परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकृति, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकृति एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। वह ठोस कहलाता है। तो चलिए समझेंगे अब आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जिस पेन से हम लिख रहे हैं तो इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। कैसे? क्योंकि इसको अगर पैकेट में रख लें फिर भी वैसा है, गिलास में रख दें फिर भी इसका आकृति और आयतन उतना है, टेबल पर रख दें तो फिर भी आकृति और आयतन उतना है। मोबाइल फोन जो यूज करते हैं वह भी ठोस है। टेबल, कुर्सी, बेंच, कॉपी, किताब सब क्या है? ठोस है। क्योंकि इसकी आकृति और जो उसकी आयतन होती है वह निश्चित होती है। चाहे उसको कहीं पर भी क्यों रख लें, उसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कलम, कॉपी, किताब, पेन, टेबल, कुर्सी इत्यादि। यानी कि अब काफी सारे उदाहरण है ठोस का, तो इत्यादि कर लेते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक? ठोस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे द्रव को समझेंगे हम लोग कि द्रव क्या है। तो देखिए द्रव के बारे में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लोग, द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड।
क्या बोलते हैं द्रव इसमें? लिक्विड। लिक्विड बोलते हैं द्रव, ठीक है। चलिए देखिए, तो द्रव किसको एकदम सेम वैसे ही परिभाषा हो जाएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? तो देखिए, पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकृति अनिश्चित, जिसके आकृति क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। वह क्या कहलाता है? तो वह द्रव कहलाता है। वह द्रव कहलाता है। यानी कह सकते हैं पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति निश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है। तो देखिए, वह पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति निश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। यानी ये अनिश्चित आपको दिख रहा है, ये क्या है? अनिश्चित है, और आयतन क्या है? निश्चित। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है सर। देखिए, जैसे पानी को ले लेते हैं, पानी ले लीजिए, तो पानी को गिलास में रखेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास से क्या आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन अगर 1 kg पानी को लोटा पे रखेंगे तो लोटा पे आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन 1 kg 1 kg लेगा। यानी आयतन फिक्स है, आयतन जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन आकार बदल जाएगा, यानी आकृति बदल जाएगा। तो आकृति अनिश्चित हो जाएगा, परंतु आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। वह क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। पानी हो गया, फिर उसके बाद लेते हैं तेल हो गया, उसके बाद लेते हैं दूध हो गया, उसके बाद जो इंक हो गया, इंक हो गया, उसके बाद और भी चीजें ले सकते हैं, इत्यादि कर लेते हैं। इस सब के सब क्या है? द्रव है। क्लियर है कि जिसकी आकृति अनिश्चित, पानी को देख लीजिए, तेल को देख लीजिए, जिस बर्तन में रखेंगे एकदम उसने आकार ग्रहण कर लेगा, दूध को देख लीजिए, जिस बर्तन में रखेंगे उसने आकार ग्रहण कर लेगा। तो आकार अनिश्चित है, यानी आकृति निश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित। 1 kg रहेगा तो 1 kg, 2 kg तो 2 kg, जितना घन मीटर उतना ही घन मीटर। आयतन अनिश्चित रहेगा, लेकिन आकृति निश्चित हो जाता है, तो वह क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। चलिए, उसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं गैस। चलिए ध्यान देंगे, गैस, गैस क्या कहलाएगा? चलो देखिए गैस क्या है, एकदम सेम इसी तरह की डिफिनेशन लेंगे तो क्या कह सकते हैं कि पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था, वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकृति एवं आयतन, आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। वह क्या कहलाएंगे? वह आपको गैस कहला जाएगा, वह गैस कहलाते हैं। चलिए क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं तो हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, इन सभी के सभी क्या है? गैस है। एलपीजी भी गैस है। अगर हम लोग समझ लें थोड़ा सा तो आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित कैसे है? तो दोनों अनिश्चित कैसे? तो देखिए, अब देखिएगा एलपीजी गैस की जो टंकी होता है उसमें 15 kg लगभग भरा हुआ रहता है गैस। अब सोच लीजिए उसको जरा सा खोलेंगे तो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा, यानी ना उसके रहने का आयतन फिक्स है, रहने के लिए उसको दबाव बढ़ा के इतना छोटा सा टंकी में गिरा सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए पूरा कमरा भी मतलब कि कम ही है, बाहर चला जाएगा। तो आयतन में फिक्स नहीं है। अब आकृति तो देखिए अगर टंकी में भरेंगे तो
टंकी जैसा जिस चीज में भरेंगे वो उसी में रह जाएगा। तो न आयतन फिक्स है और न आकृति फिक्स है। आयतन भी फिक्स नहीं क्योंकि कोई जितने जगह पे लेना चाहिए उतना जगह ले लेगा, जितना जगह देगा उतना रह जाएगा। तो आप देखिए आयतन दोनों निश्चित है, वह क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। पर हम लोगों को मेन फोकस करना है किस पर, ठोस पर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का करना है ठोस अवस्था। तो चलिए यहाँ तक इस क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आगे अगले क्लास में हम देखेंगे जो रासायनिक से संरचना के आधार पर जो बातें हैं पदार्थ के प्रकार, क्या तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो उसको हम लोग खत्म करेंगे अगले क्लास में। चलिए थैंक यू।